Hello, welcome to Engineers Platform. Hello guys, today my topic is working of transformer at फुल लोड। नो लोड को हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि नो लोड आप पढ़ के आए होंगे ताकि ये आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं यहां फेस करना पड़ेगा। इस चीज़ों का आपको ध्यान रहे और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा अगर आपने यहां तक करके आए हो तो मुझे पता ही नहीं लगेगा आपको कि किस तरीके से आपने वर्किंग को कर लिया। चलिए हम देखते हैं अपने टॉपिक को। लास्ट में हमने दिखाया, आज कई ऐसे टॉपिक भी हम यहाँ पे देखेंगे जो हमने 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं वो पॉइंट किया क्योंकि वो पॉइंट एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है ना, लेकिन वो प्रूफ कैसे होता है, किस तरीके से हम उसको करते हैं, ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए हम उसको डिस्कस किया हमने। ठीक है, आज के वीडियो के अंदर कई चीजें आपको देखने को मिलेगा, एक एक चीज जहां पे वर्किंग होगा प्रॉपर। चूंकि यहां पे मैं पूरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज को समझाऊं, लेकिन उसके बावजूद कई बच्चों को एनिमेशन विजुअलाइजेशन चाहिए तो उसको भी मैं विजुअलाइज कराऊंगा। तो जहां जहां मुझे एनिमेशन की जरूरत होगी मैं वीडियो के अंदर एनिमेशन भी दूंगा। उसके बाद जहां फिजिकल ट्रांसफॉर्मर की जरूरत होगी उसका भी हम यूज करेंगे और वर्किंग आपको पता भी नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी आपके देखिए डिस्प्ले पे चल रहा है वर्किंग। इस तरीके से हमने नो लोड कंडीशन में करा, एक एक चीज अप टू फेजर डायग्राम तक, वहां कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए नो लोड के फेजर डायग्राम में। और इस तरीके से आप देखिए कंप्लीट हमने आपको पुराने लेक्चर में कराया। तो चलिए अब नो लोड में आज समझिए, फुल लोड ट्रांसफार्मर जो होता है, यानी इसका मतलब जिस रेटिंग की केवीए रेटिंग की जो ट्रांसफार्मर बनाई गई है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लोड लगा हो। यानी एक ट्रांसफार्मर जब डिजाइन किया जाता है तो उसमें हमको पता होता है कि ये ट्रांसफार्मर जहां भी लगेगा वहां का लोड कैसा होगा। क्लियर? या फिर अगर हमने किसी ट्रांसफार्मर को पहले डिजाइन कर दिया है तो ये मुझे पता होता है कि अगर इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग इतनी है तो मुझे इसको कितने लोड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दो तरीके हो सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं, हम इसकी वर्किंग को फुल लोड पे देखेंगे। ये हमारा है एट फुल लोड। नो लोड की जो बात हुई थी और फुल लोड में आप डिफरेंस देखेंगे। नो लोड में फिर भी सेकेंडरी साइड का करंट 0 था, उसके बावजूद प्राइमरी साइड से कुछ करंट ले रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट था जी? 3 से 5% ऑफ फुल लोड करंट। फुल लोड करंट का 305% है, इसीलिए इसको I1 ना बोल के I0 बोला गया था। ये दो कंपोनेंट में टूट गया था, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और कोर लॉस कंपोनेंट, दो तरीके से टूट गए थे। एक एक चीज को बहुत अच्छे से डील कर रखा है। चलिए अब देखिए, ये नो लोड पे आपने बहुत अच्छे से जाना, फुल लोड में क्या चेंजेस आते हैं तो वर्किंग इसका समझेंगे हम बहुत अच्छे से। तो देखिए पहले फुल लोड में चेंजेस ये आते हैं कि जैसे मैं यहां पे लोड लगाऊंगा, जैसे मैं यहां पे लोड लगाऊंगा वैसे ही यहां का करंट जो 0 था वो अब कुछ ना कुछ करंट एग्जिस्ट करता है, मतलब रेटेड करंट। अब समझिए, पहले 0 करंट था, लेकिन फुल लोड लगाने के बाद जो भी करंट यहां से गुजरता है दैट इज नोन एज, अब फुल रेटिंग पे फुल लोड पे जो भी करंट होता है, याद रहे उसी को बोला जाता है रेटेड करंट वैल्यू, रेटेड करंट। यानी जिस रेटिंग के लिए इस ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया गया था वो रेटिंग यहां पे मिलना शुरू हो जाता है। वर्किंग बहुत अच्छे से देखेंगे, ओवरव्यू देखिए, वर्किंग एक एक चीज को कराता हूं। दूसरी बात, यहां जो I0 हो जाता है, चूंकि ये 3 से 5% ही करंट है, जबकि फुल लोड पे ये 3 से 5% नहीं होगा, 100% होगा। इसका मतलब है जैसे ही यहां मैं करंट लोड लगाता हूं, जैसे यहां पे सेकेंडरी साइड लोड लग जाता है, ये करंट एग्जिस्ट करता है। ये कैसे एग्जिस्ट करेगा भाई? तो फुल लोड करंट ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो ये जो सिर्फ 3 से 5% था ये करंट, ये बढ़ के ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब अब I1 यहां I0 से बढ़ के क्या हो जाता है? I1। इसका मतलब ये 100% करंट है। ये अगर 3 से 5% है तो ये कितना है? 100%। तब कब होगा 100%? जब यहां पे फुल लोड, रेटेड लोड लग जाएगा। ध्यान रहे, अगर किसी ट्रांसफार्मर के लोड पे रेटेड लोड उसी को बोला जाता है रेटेड लोड। रेटेड लोड किसको बोला जाता है मैं बताता हूं। जिस रेटिंग के लिए ट्रांसफार्मर डिजाइन किया गया उतना ही लोड अगर लग जाए दैट इज नोन एज रेटेड लोड। क्लियर? अब रेटेड करंट, अब चीजों को समझिए। अब I1 क्या I0 के बराबर ही रहेगा अगर ये लोड लगा तो? नहीं जी। अब ये I1 इस I0 से बहुत ज्यादा होगा, ये I1 I0 से बहुत ज्यादा होगा। I1 नॉट कम होगा और I1 जो होगा हमारा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि सेकेंडरी साइड लोड लग गया है। अब समझिए, एक एक चीज को बताता हूं और इसके वर्किंग को बताऊंगा। पहले इसके ओवरव्यू देखिए कि क्या चेंजेस होते हैं और फिर उसके वर्किंग पे चले जाएंगे। दूसरा, जैसे फुल लोड पे कोई ट्रांसफार्मर वर्क करता है और चेंजेस समझिए।
हमने बोला था नो लोड हो या फुल लोड, ट्रांसफार्मर में नो लोड हो या फुल लोड, नो लोड करंट तो हमेशा कंज्यूम करता है। इसका मतलब आई नॉट अभी ये कंज्यूम कर रहा है, जो कोर लॉस में जा रहे हैं, जो लॉस के अंदर जा रहा है ट्रांसफार्मर में, फुल लोड पे भी आई नॉट तो कंज्यूम करेगा ही करेगा। दूसरा, चूंकि सेकेंडरी साइड अब लोड करंट जा रहा है तो प्राइमरी साइड से करंट को खींचता है, तो प्राइमरी साइड से जो अलग से करंट खींचता है दैट इज नॉन एज I1 डाइस, यानी I1 इज कॉम्बिनेशन ऑफ I नॉट प्लस I1 डाइस। वर्किंग में समझेंगे कैसे क्या हो रहा है, लेकिन चेंजेस बता रहा हूं कि जैसे फुल लोड होता है चेंजेस क्या क्या देखने को मिलता है। तो चेंजेस, पहला कि I नॉट कन्वर्ट हो जाता है I1 में, दूसरा जो I2 जीरो था वो I2 एग्जिस्ट करने लगता है, अपने रेटेड करंट होने फ्लो होने लगता है, जितने करंट की डिमांडिंग चाहिए होता है उतना वो सप्लाई करता है। क्लियर? अब यहां से समझिए, अब जो I1 है जैसे ही फुल लोड हो गया तो नो लोड, इसमें लॉस तो होगा, तो कहीं ना कहीं I नॉट तो हमेशा इसमें एग्जिस्ट करेगा, प्लस इसके साथ जब ये यहां पे सेकेंडरी साइड का भी करंट दे रहा है तो इसके साथ I1 डाइस करंट भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब I1 जो है सम है I नॉट का और I1 डाइस का, क्योंकि करंट ज्यादा खींचेगा। अब ये चीजें ध्यान रहे, ये जो कहां से खींचता है जी, अगर कोई ट्रांसफार्मर आपके गांव में लगा हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से करंट खींचता है। ऑलरेडी वोल्टेज यहां जितना था वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं होता, लेकिन जैसे ही लोड लग जाता है करंट यहां से ज्यादा खींचने लगता है, यानी वो ग्रिड से करंट अब लेना शुरू कर देगा। क्लियर? अब तो इस तरीके से चीजें होती है। चेंजेस, दो मेन चेंजेस, क्या म्यूचुअल फ्लक्स में कोई चेंजेज होता है? जी नहीं। वर्किंग आपको बताएंगे कि किस तरीके से नहीं होता, लेकिन ये हमेशा फ्लक्स कांस्टेंट होता, फुल लोड टू नो लोड फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं होता। इसीलिए इसको कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस भी बोला जाता है ट्रांसफार्मर को। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसका मतलब ये एक चीज तय है कि अब I1 जो है I नॉट के साथ भी होगा, I1 डैश के साथ भी कंबाइंड में होगा। इसका मतलब बताइए किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? ऑब्वियसली I1 तो 3 से 5% है, अगर कोई फुल लोड पे रन करेगा तो ये बेचारा तो बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं ये चीज तो तय कर सकता हूं कि I1 डैश जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, किससे? I नॉट से, क्योंकि नो लोड करंट पे तो I नॉट बहुत कम होता है, लेकिन जैसे ही फुल लोड होगा बहुत ज्यादा करंट खींचता है, वोल्टेज वही रहता है हमारा यहाँ पे, तो करंट I1 का मान बढ़ता है। किसके बढ़ने से जी? I1 डैश के बढ़ने से। ये कंक्लूजन और भी बता रहा हूं, अभी इसके वर्किंग पे जाएंगे कि किस तरीके से ये हो रहा है, I1 डैश कैसे आ रहा है। ठीक है, आई होप अब तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी हमने कंपोनेंट को लिखा है उन कंपोनेंट का एक बार नाम देख लीजिए। देखिए, यहां सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लर्न करना है एक चीज। अब समझिए, I1 क्या है किसी ट्रांसफार्मर का? I1 इज द प्राइमरी साइड करंट एट फुल लोड। ये देखिए, I1 जो है प्राइमरी साइड का करंट हुआ कब का? फुल लोड के कंडीशन में। I नॉट क्या है? प्राइमरी साइड का करंट एट नो लोड। ये होता है कि नहीं? I नॉट मेंशन करते हैं जो दो कंपोनेंट में टूटता है। नेक्स्ट, अगर आपके बात कोई करे I2 को ही बोला जाता है लोड करंट। लोड जिधर लगा जाता है उधर जो भी करंट होता है दैट इज लोड करंट। अगर सेकेंडरी साइड वहां लगा हुआ है दैट इज लोड करंट। I1 डैश हमारा एक नया आ गया। I1 डैश इसमें तो हमने नहीं कभी पढ़ा है, तो I1 डैश क्या है? लोड कंपोनेंट ऑफ करंट। लोड कंपोनेंट ऑफ करंट। तो ये तो था कि क्या चेंजेस हो जाते हैं नो लोड से फुल लोड के दौरान। अब हम इसके वर्किंग को देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है और ये सब करंट कहां से आ जा रहे हैं I1 डैश, ये कैसे कांस्टेंट रह जा रहा है। दूसरा, एक और मैंने बताया था E2/E1 बराबर N2/N1 बराबर I1/I2। ये प्रूफ नहीं हुआ था, आज प्रूफ हो जाएगा यहां से। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और उसी के दौरान हम इसके वर्किंग को बहुत अच्छे से देख लेंगे। ओके, फोकस करें यहाँ पे, एक एक कॉन्सेप्ट से एक एक चीज बता रहा हूं। यहाँ नो लोड कंडीशन में यहाँ पे I नॉट जा रहा था, ये फाइम इसने मेंटेन कर रखा है और इसके कारण यहाँ पे E2 सेकेंडरी साइड का वोल्टेज फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपने इसको क्लोज किया, स्विच यानी फुल लोड लगाया यानी पिया लोड लग गया, तैसे ही यहां से क्या होगा? अब जैसे ही आपने I2 एग्जिस्ट किया, लोड लगा तो करंट, अब ये वोल्टेज क्या करेगा? करंट डिलीवर करेगा। इसी दौरान होता क्या है, अगर ये करंट यहां से भेजता है, इस दौरान समझिए जब ये लूप कंप्लीट हो गया तो कोई भी क्या होगा? ये लूप कंप्लीट हो गया, इसका मतलब इसमें I2 सर्कुलेट करेगा। I2 क्या होता है? सर्कुलेट करेगा। इससे नो लोड में कोई करंट नहीं होता, लेकिन जैसे फुल लोड आपने कर दिया I2 इसमें सर्कुलेट करेगा। तो I2 जब इस वाइंडिंग में सर्कुलेट करेगा तो इस वाइंडिंग में भी क्या डेवलप होगा?
फ्लक्स। क्या डेवलप होगा? फ्लक्स। कभी भी किसी वाइंडिंग में अगर आप करंट सर्कुलेट करते हो तो उसमें क्या होता है? फ्लक्स। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे अगर प्राइमरी साइड से करंट क्लोज लूप होता है, करंट जा रहा होता है, तो यही ना फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, और इसके लगातार कट होने से यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। अगर नो लोड रहता है तो कोई करंट नहीं, कोई फ्लक्स नहीं, लेकिन जैसे ही आपका यहां पे सर्कुलेट हो गया, लोड कनेक्ट कर दिया तो ये सर्कुलेट हो गया, तो ये भी किसको प्रोड्यूस करेगा जी? फ्लक्स प्रोड्यूस क्या करेगा? फ्लक्स। और क्या होगा? I2 फ्लक्स होगा। क्लियर? ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। अब किधर फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा? डायरेक्शन। क्या उसी फ्लक्स को सपोर्ट करेगा, विरोध करेगा? क्योंकि फ्लक्स के कट होने से ही इसमें करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर? फ्लक्स के कट होने से ही इसमें करंट फ्लो हो रहा है, यानी वोल्टेज डेवलप हुआ था और करंट फ्लो हो रहा है। तो जो चीज जिसके कारण प्रोड्यूस होता है, लेंज लॉ कहता है वो उसी का विरोध करता है। क्लियर? समझिए। तो ये करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है किसके कारण जी? इसके कट करने के कारण, फ्लक्स के कट करने के कारण इसमें करंट सर्कुलेट हो रहा है। तो कहता है ना ना ना, हम करंट फ्लो नहीं करेंगे। वो किसका क्या करता है? उसका विरोध करता है। अगर ये इसका विरोध करेगा तो ऐसे कंडीशन में ये जिस फ्लक्स से इसके इधर से कट करने से ये करंट उत्पन्न हो रहा है, तो बोल रहा हम नहीं होनेंगे। तो नहीं होने के लिए इसी डायरेक्शन में क्या होगा? फ्लक्स अपोज करता है। तो इसका मतलब मार्केट के अंदर इस कोर में मेन फ्लक्स अभी क्या है? सिर्फ φm। लेकिन जैसे ही लोड लगाया तो उसका विरोध कौन कर रहा है जी? φ2 कह रहा है कि नहीं, हम करंट उत्पन्न नहीं करेंगे। तो विरोध कौन किया? इसके करंट के द्वारा इसमें उत्पन्न फ्लक्स। तो इसने इसका विरोध कर दिया। विरोध करेगा तो क्या होगा? हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स जो है इस कोर के अंदर क्या हुआ? घट रहा है। इसको और अच्छे से समझना है तो उसको मैं और समझा देता हूं। पहले समझिए, ये घट रहा है। अब इस कोर को मेंटेन करने के लिए, इस कोर में फ्लक्स मेंटेन करने के लिए, ताकि वोल्टेज उतना ही उत्पन्न रहे, नहीं तो क्या होगा? अगर वोल्टेज कम हो, इससे फ्लक्स कम होगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा। वोल्टेज मेंटेन करने के लिए ट्रांसफार्मर क्या करता है? सप्लाई से जहां 3 से 5% करंट रहता, अब ये सप्लाई खींचने लगता है। जैसे ही लोड कनेक्ट, इसी दौरान ये भी इधर से करंट देने लगता। अब हुआ क्या? जैसे ही लोड कनेक्ट हुआ, ये φ2 इसको घटाना शुरू कर दिया। किससे? φm से। φm से जब घटाना शुरू किया तो ये तो रिजल्टेंट फ्लक्स घट जाएगा, तो यहाँ का वोल्टेज कम हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? इधर से सप्लाई लेना शुरू कर देता है, इधर से सप्लाई लेना शुरू कर देता है। यानी वोल्टेज तो था ही कांस्टेंट, वोल्टेज तो नियत था ही, लेकिन करंट जो कम हो गया था, अब ये एडिशनल करंट इसमें जोड़ देता है। इसका मतलब इस फ्लक्स को जितना घटा उतना ही फ्लक्स इसमें बढ़ाने के लिए ये यहाँ से कितना करंट खींचता है, क्योंकि करंट खींचेगा तभी यहाँ से फ्लक्स निकलेगा। ये I1 डैश खींचता है। कितना खींचता है? I1 डैश। I1 डैश क्यों नाम रखते हैं ये सभी बताएंगे, लेकिन I1 डैश खींचता है। ये करंट उतना ही खींचता है जो इस φ2 को काउंटर कर सके। इसका मतलब है इस φ2 को काउंटर करने के लिए यहां से जो उत्पन्न फ्लक्स होता है उसका नाम रखते हैं φ1 डैश। क्या रखते हैं? φ1 डैश। समझिए, अब क्या होगा? जब ये φ1 डैश इधर से भेज दिया तो रिजल्टेंट मार्केट में इस कोर में कितना बचा है? देखिए इस कोर में कितना बचेगा? इस कोर में φ1 डैश इससे क्या करेगा? φ1 डैश इससे जुड़ेगा। अगर φ1 डैश यहां से जुड़ जाता है तब करंट खींचा, तो करंट खींचता है तो इसका लिए रिजल्टेंट इस कोर में कितना फ्लक्स बच जाता है? φm। जितना पहले था उतना ही बाद में भी बचा रहता है। दैट्स व्हाई ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो नॉन एज कॉन्स्टेंट फ्लक्स डिवाइस। ठीक है, यानी जब ये करंट खींचा, फ्लक्स ये काउंटर किया, इधर से करंट खींच लिया, जो 3% 5% नो लोड पे खींच रहा था अब 100% खींचने लगा। तो इस करंट में, करंट इस वाइंडिंग में करंट अगर चल रहा है तो वो भी फ्लक्स प्रोड्यूस किया, और इधर से ये दोनों काउंटर कर लेता है, और फाइनली आपका क्या बच जाता है? कांस्टेंट फ्लक्स। इसका मतलब है ये प्राइमरी साइड है इसलिए इसका नाम ये रखा गया, और ये सेकेंडरी साइड है इसीलिए ये नाम ये रखा गया। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज φ1 डैश इज ऑलवेज इक्वल टू φ2। φ1 डैश इज ऑलवेज इक्वल टू φ2। क्लियर? यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आइए, बहुत सारी चीजें, अभी इससे हम कई चीजें कंक्लूजन निकालेंगे, कई चीजें निकालेंगे। ठीक है, अब आपने यहां पे देख लिया। अब फिर इस चीज को कुछ लॉजिकली समझिए। मैं कहता हूं इस कोर ट्रांसफार्मर में, इस कोर ट्रांसफार्मर में पहले φm की लाइन थी, पहले φm की लाइन थी 6 लाइन फ्लक्स जा रहा था φm। इस कोर में पहले 6 लाइन φm जा रहे थे। जैसे ही मैंने लोड लगाया उसको तुरंत घटाने के लिए क्या आ गया? इधर लोड लगाया, चूंकि फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमेशा जिसके कारण प्रोड्यूस होता है उसको घटाने की कोशिश करता है। तो ये कितना प्रोड्यूस कर दिया जी?
φ2 फ्लक्स जो φ2 प्रोड्यूस किया ये घटाने की कोशिश किया तो लाइन जो है रिजल्टेंट कितना बचा दिए 6 इधर जा रहा था 4 इधर से घटाना शुरू कर दिया तो अब तो बेचारा फ्लक्स 2 ही लाइन बच जाते हैं 2 ही बचता। उसको बचाने के लिए यहां से ये करंट खींचता है और कितना खींचता है इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए 4 को मैं बना देता हूं यहीं पर ताकि आपको लगे। तो प्राइमरी साइड से क्या जनता है जी φ1 डैश नामांकन चूंकि प्राइमरी साइड का इसलिए नामांकन अलग अलग करता हूं मैं नेम अलग दे रहा हूं लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा बराबर होता है और इसके कारण इस कोड के अंदर इस कोड में जो हो रहा है ये चीजें घट रही है इस कोड के अंदर ये जो है मैग्नीट्यूड में आपस में बराबर होता है तो कट जाता है। इसका इस डायरेक्शन ये और उसका डायरेक्शन ये कट गया तो मशीन के अंदर ये बचा रहता है उतना ही लाइन फ्लक्स दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फ्लक्स। क्लियर। तो ये चीजें होती हैं वर्किंग और ट्रांसफार्मर किस तरीके से होता है। आप समझिए यहां जो प्राइमरी साइड से है ये I1 डैश जो खींच रहा है इसी को मिला के चूंकि ऐसा तो नहीं होगा पहले I0 खींच रहा है I1 डैश अलग से खींचेगा ऐसा नहीं चूंकि टोटल बढ़ा चूंकि एक ही तो वायर है एक ही वायर है तो इसमें जाने वाला करंट का नाम रख देते हैं जब फुल लोड होता है तो इसको नाम रख देते हैं I1 जो कि I1 क्या कंसिस्ट कर रहा है जी I1 दो करंट को कंसिस्ट कर रहा है। एक तो नो लोड तो जा ही रहा था नो लोड फुल लोड कंडीशन में भी नो लोड करंट तो जा ही रहा था उसके साथ साथ जो इस फ्लक्स को काउंटर करने के लिए यहां से करंट लिया दैट इज नॉन φ1 डाइस दैट इज नॉन एज φ1 डाइस और यही क्या प्रोड्यूस कर रहा है जी यही प्रोड्यूस कर रहा है φ1 डाइस। क्लियर। तो φ1 डाइस के कारण प्रोड्यूस होता है सॉरी I1 डाइस के कारण प्रोड्यूस होता है φ1 डाइस। क्लियर। और ये I0 तो मैग्नेटाइज करने के लिए था। अब यहां से I2 के कारण कौन सा फ्लक्स प्रोड्यूस होता था जी φ2। ओके गाइस तो किसी कारण से लाइट कट रही है आज बार बार लास्ट वीडियो में भी लास्ट क्लास में कुछ हुआ था ऐसा तो आई होप आप लोगों को ये बढ़िया से दिख रहा होगा और मैं यहाँ पे ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है जैसे लाइट आती है फिर मैं अरेंज करता हूँ हर चीज को। क्लियर। तो यहाँ पे ये हमारा अरेंजमेंट टोटल इस तरीके से होता है। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ है कि φ1 डाइस उतना ही मैग्नीट्यूड का फ्लक्स प्रोड्यूस करता है जितना कि φ2 यहाँ से काउंटर कर रहा था। तो रिजल्टेंट अब यहां से इंपॉर्टेंट हमको एक प्रूफ मिलेगा। ठीक है तो यहां से हम कुछ प्रूफ करेंगे आपके लिए। ठीक है चलिए अब एक बार मैं चाहता हूं एनिमेशन से आप समझिए वीडियो को उसके बाद हम यहां पे आपको लेके आते हैं। ओके आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यहाँ पे लोड लगा है तो यहाँ भी करंट क्या हो रहा है फ्लो कर रहा है। इस वाइंडिंग में भी नो लोड में ऐसा नहीं होता था। अब यहाँ से करंट चूंकि अल्टरनेटिंग है तो करंट का डायरेक्शन एक बार इधर कभी इधर कभी इधर से कभी इधर से एसी है इनपुट। अब ऐसे कंडीशन में क्या है ये देखिए फ्लक्स भी कभी इधर से कभी इधर से इसी कारण यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है क्योंकि फ्लक्स कट कर रहा है इसको अल्टरनेटिंग डायरेक्शन में तो यहाँ भी डेवलप होता है ईएमएफ फेराडेज लॉ से n/dt से। अब यहाँ पे देखिए जब इसमें इस वाइंडिंग में भी करंट फ्लो होगा तो ये भी क्या करेगा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट रहता है। क्यों क्योंकि करंट लेंज लॉ कहता है इट्स अपोज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन जिसके कारण ये करंट प्रोड्यूस हुआ वो उसी का विरोध करता है। किसके कारण हुआ इसके फ्लक्स के अपोज के कारण तो ये भी इसी का अपोज डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस करता है फ्लक्स 2। अब सोचिए फ्लक्स 2 ये प्रोड्यूस किया तो हमारा φm से फ्लक्स 2 तो घट जाएगा φm से फ्लक्स 2 तो घटेगा तो हमारा रिजल्टेंट मशीन के अंदर φm घट जाएगा। तो इसको बराबर काउंटर करने के लिए φ2 को काउंटर करने के लिए यहाँ से I0 पहले तो आ ही रहा था एडिशनल करंट आ रहा है I1 डाइस। ये क्या I1 डाइस कितना फ्लक्स प्रोड्यूस करता है φ1 डाइस जो कि मैग्नीट्यूड में φ2 के बराबर होता है। φ1 डाइस हमेशा मैग्नीट्यूड में किसके बराबर होता है तो ये आपस में काउंटर हो जाता है एक दूसरे से और मशीन के अंदर φm कांस्टेंट रहता है। तो ये आपको एनिमेशन के थ्रू देखने को मिल रहा है। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मशीन का कोड है तो मशीन में हमेशा रिजल्टेंट फ्लक्स φm ही रहता है। यहाँ से जब लोड लगता है करंट बढ़ता भी है तो इधर से करंट तो बढ़ जाता है लेकिन ये एक दूसरे के दोनों अपोजिट होते हैं जिसका रिजल्टेंट बराबर कैंसिल आउट हो जाता है मशीन में φm बचा रहता है। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ओके गाइज तो इस तरीके से ये करते हैं। चलिए हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं मशीन में। गाइस तो मैं उम्मीद करता हूं एनिमेशन के थ्रू भी आपने बहुत अच्छे से इस चीज को समझ लिया होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पे जाते हैं जिसको मैंने इसके बारे में बताया। अब मुझे कोई एक चीज और समझाना है मुझे आप लोगों को। क्या आप लोग ये कंफर्म हो कि नहीं I0 जो होगा वो I1 डाइस जो होगा वो बहुत बड़ा होगा I0 से। क्यों क्योंकि ये सिर्फ 3 से 5% ही था। अब ये फुल लोड पे रन करने के लिए तो 100% में आएगा यानी 97% ये है 3% ये एक तरीके से। हालांकि वेक्टर सम होता है पर यहाँ पे आपको समझना ये बहुत ज्यादा होता है ये कम होता है। इसका मतलब अगर कोई ये भी कह दे कभी कि ये समझो कि I1
जो प्राइमरी साइड का करंट है वो लगभग बराबर किसके होते हैं, I1 डैश के। तो कोई गड़बड़ है नहीं होना चाहिए, आप लोगों को चीज़ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली करंट नो लोड में तो बहुत कम करंट जा रहा था, लेकिन जैसे ही फुल लोड लगाया वैसे ही हमारा क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है और ये काउंटर करता है। ये देखिए हमने काउंटर आप लोग को करवा के दिखाया है, क्योंकि फ्लक्स भी लगातार रोटेट कर रहा होता है। तो ये है। अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन चीजों से भी क्या होगा हमको निकलता है, इससे क्या होता है, तो आप फॉर्मूला बताइए। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था, हमने मैग्नेटिक सर्किट के अंदर देखा, फ्लक्स का फॉर्मूला तक क्या था, एमएमएफ बटा रिलक्टेंस, एमएमएफ बटा रिलक्टेंस स्ट्रिप बताया था, करंट के समानुपाती होता है। तो यहाँ ईएमएफ होता है तो एमएमएफ, और ये रेजिस्टेंस होता था रिलक्टेंस। वहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होता है I इक्वल टू ईएमएफ बटा रेजिस्टेंस, सब बताया हूँ तो बहुतों को पता होना चाहिए चीज़। लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स एमएमएफ और रिलक्टेंस होते हैं, तो यहाँ इसके फ्लक्स के रिगार्डिंग ये इसके एनालॉगी होता है, ईएमएफ की जगह एमएमएफ और रेजिस्टेंस की जगह पे रिलक्टेंस। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अब यहाँ पे यूज दिखाएंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ दिखाएंगे जो आपने लास्ट टाइम करा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे क्या निकले थे कि phi1 डैश इक्वल टू phi2, यानी phi1 के लिए बात करूं तो प्राइमरी साइड का जो एडिशनल फ्लक्स निकाला गया था किसके द्वारा, I1 डैश के द्वारा। किसने निकाला था जी, ये phi1 डैश कौन निकाल रहा है, I1 अलग से जो I1 डैश आया वही ना जो यहाँ से खींचा गया। I0 तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था और इस I0 के कारण phi1 पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन इस मार्केट में इसको phi2 काउंटर कर रहा है, तो उसके लिए एडिशनल फ्लक्स इसने लिया, एडिशनल फ्लक्स लिया है ये phi1 डैश, और phi1 डैश किसने प्रोवाइड किया है, I1 डैश ने, और यही दोनों मिलके हमारा क्या है टोटल प्राइमरी साइड का करंट, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यानी I1 डैश के कारण, यहाँ डायरेक्ट I1 नहीं लिखेंगे, यहाँ I1 डैश के कारण ये प्रोड्यूस किया है, तो N1 I1 डैश बाय रिलक्टेंस, N2 यहाँ तो 2 के लिए पूरा है करंट है, क्योंकि जो करंट है उसी के कारण प्रोड्यूस हुआ phi2, तो N2 I2 बाय रिलक्टेंस दोनों कैंसिल आउट कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि अपना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अकॉर्डिंग लिखना चाहूँ, तो N2 बाय N1 बराबर यहाँ पे क्या हुआ है, I1 डैश बाय I2, यह आ गया। अब I1 डैश किसके इक्वल है, I1 के इक्वल, I1 डैश किसके इक्वल है, I1 के लगभग। क्यों, क्योंकि I0 का मान बहुत कम होता है, I1 डैश का मान बहुत ज्यादा। नो लोड पे करंट 3 से 5% होता है, फुल लोड पे तो 100% करंट हो जाता है ना। तो यानी ये है, तो मैं इसको अब ये लिख सकता हूं क्या, N2 बाय N1 बराबर I1 डैश को इक्वल लिखूंगा I1 बाय I2, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में इसी में मैंने किया था क्या, E2 बाय E1। ये मैंने बोला था कि करंट को अभी छोड़ देना, इसका प्रूफ मैं बताऊंगा, क्या आया कि नहीं यहाँ से प्रूफ। तो ये आपके इस तरीके से प्रूफ होते हैं, किस तरीके से ये तीनों इक्वेशन इस तरीके से जानते हैं। करंट, क्योंकि टर्नों की संख्या पर निर्भर कौन करता है जी, वोल्टेज, टर्नों की संख्या पर निर्भर वोल्टेज करता है, लेकिन करंट जस्ट उल्टा होता है। आज इस चीज को बहुत अच्छे से देखिए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि करंट और वोल्टेज में रेशियो क्या किस तरीके से होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, और कैसे एक्चुअल में जहां वोल्टेज बढ़ता है वहां करंट घट जाता है, जहां करंट घटता है वहां पे वोल्टेज बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चंस मैं लास्ट के अंदर कराऊंगा। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कराता हूं। क्या, देखिए ट्रांसफार्मर में जब आपने वर्किंग समझा तो इस दौरान आपको देखने को मिलेगा। अब इसका फेजर ड्रॉ कीजिए, समझिए। पहले मैं आपको बताता हूं, पहले तो इसके प्रूफिंग बताऊंगा और भी चीज न्यूमेरिकल से, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके। ट्रांसफार्मर में कोई कहेगा कि सर अब फेजर ड्रॉ कीजिए, क्योंकि नो लोड पे आपने ड्रॉ किया था, तो फुल लोड पे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहां पे जैसे फुल लोड पे कोई कहेगा फेजर ड्रॉ करिए, तुरंत आप नहीं कर सकते। क्या रीजन होगा इसका, समझिएगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर का आपका अपना कोई पावर फैक्टर तो था नहीं। ट्रांसफार्मर जब नो लोड पे होता है, कोई नो लोड पे है, तो सिर्फ इसके वाइंडिंग के कारण जो भी था वो हमारा एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। लेकिन ट्रांसफार्मर में जैसे ही आपने लोड लगाया, इसलिए अब ये डिमांड करेगा कि भाई ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर, लोड का पावर फैक्टर कितना है, क्योंकि लोड तो कैपेसिटिव हो सकता है, इंडक्टिव हो सकता है, रेजिस्टिव हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हो सकता है। अब ये लोड के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफार्मर बता पाएगा कि हमारा फेजर डायग्राम कैसा होगा। इससे पहले जो हमने नो लोड पे बनाया था, हमको पता था कि ट्रांसफार्मर सिर्फ वाइंडिंग है, इधर कोई करंट नहीं है। इसके आधार पर हमने बना दिया था कि जो सप्लाई इसका आ रहा है, इसका जो सप्लाई आ रहा है, इसमें जो करंट जा रहा है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आ रहा था, इसके आधार पर हमने प्राइमरी
वाइंडिंग के अकॉर्डिंग डिजाइन किया था। लेकिन अब तो मुझे पता है कि सेकेंडरी साइड भी करंट आ रहा है, लेकिन ट्रांसफार्मर कहेगा कि मेरे पे कितना पावर फैक्टर है, मेरा लोड का नेचर कैसा है, मुझे यही नहीं पता है। क्योंकि एक गांव में हो सकता है मोटर भी लोग चला रहा होगा, बल्ब भी चला रहा होगा, पंखा भी चला रहा होगा और कुछ कैपेसिटिव लोड के नेचर भी होंगे। तो वो कैसे डिसाइड कर देगा बिना फुल लोड के नेचर पता किए हुए कि भाई मेरे पे लोड का पावर फैक्टर कितना है। पावर फैक्टर आप बहुत अच्छे समझिए, मैं सर्किट थ्योरी में बहुत अच्छे से बताया हूं और वो चीज रिलेट एक एक चीजों को मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां से ये चीजें आपको पता चल जा रहा है कि लोड कैसा। तो ट्रांसफार्मर जब भी कहेगा कि फुल लोड पे भाई मेरा फेजर ड्रॉ करो, ये तुरंत कहेगा आप ये पहले बताइए कि लोड इंडक्टिव कैपेसिटिव है या इंडक्टिव है या रेजिस्टिव है या फिर तीनों का कॉम्बिनेशन है। क्लियर। तो इसके आधार पे ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर के अकॉर्डिंग ही, है ना, ट्रांसफार्मर पावर फैक्टर के अकॉर्डिंग यानी लोड का नेचर के अकॉर्डिंग हमेशा फेजर ड्रॉ होता है। तो हम पढ़ेंगे अगर ट्रांसफार्मर में लोड रेजिस्टिव होगा तो कैसा एक्ट करता है, अगर लोड कैपेसिटिव होगा तो कैसा एक्ट करेगा, कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कंसेप्चुअल चीजें हैं, ठीक है। तो हम ट्रांसफार्मर के फेजर डायग्राम करेंगे एट नो लोड, हो ही चुका है, एट रेजिस्टिव लोड, एट इंडक्टिव लोड और एट कैपेसिटिव लोड। ओके, यहां पे अब इनको देखता हूं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से N2 के समानुपाती E2 तो है, लेकिन यहां I1 रिवर्स है, यानी E2 के समानुपाती I1 नहीं है। इसका मतलब मैं कहता हूं ये रिवर्स कंडीशन है। कैसे होता है इसको एक बार देख लीजिए। अगर कोई कहता है कि 10 kVA का ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर किस kVA का, 10 kVA का, इसका मतलब 10,000 वोल्ट एम्पियर, 10,000 के हटा दूं तो 10,000 वोल्ट एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। किसी ने बोला कि प्राइमरी साइड का वोल्टेज कितना है, प्राइमरी साइड का किसी ने बोला आपसे वोल्टेज है 500 वोल्ट और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कितना है 250 वोल्ट। टर्नों की संख्या यहाँ पे कम की गई है, तो यहाँ पे प्राइमरी साइड का वोल्टेज अगर 500 वोल्ट है, सेकेंडरी साइड का 250 वोल्ट है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए कैसे उल्टा चीज होता है। तो जहां वोल्टेज ज्यादा वहां का करंट कोई बोलेगा बताइए कितना होगा, तो प्राइमरी साइड का अगर करंट चेक करना है तो टोटल पावर बटे, चूंकि मैं जानता हूं पावर बराबर जो होता है, यहाँ एपरेंस पावर की बात करूंगा, एस बराबर वी इंटू आई। एपरेंस पावर क्या होता है, वोल्टेज और करंट का गुणनफल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एपरेंस पावर ही तो है ये, तो इतना, तो ये पावर को वोल्टेज और करंट, अगर ये प्राइमरी साइड की बात करूं तो एस बराबर आई ये इतना होता है, और सेकेंडरी साइड के लिए चूंकि पावर तो दोनों साइड सेम होता है तो इसको मैं V2 इंटू I2 भी कर सकता हूं। तो अब देखिए I1 कोई निकालेगा तो I1 के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे S बटा V1, S कितना है 10,000 डिवाइडेड बाई V1 कितना है 500। इसका मतलब एक चीज तो तय है 20 एम्पियर। कितना आया, प्राइमरी साइड जाने वाला करंट कितना है 20 एम्पियर। कुछ इसके कंक्लूजन देखने इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेकेंडरी साइड अगर कोई बात करे तो सेकेंडरी साइड भी पावर तो हमेशा दोनों साइड हमेशा बराबर होता है, इस चीज को भी चेक करना है। तो ये प्रूफ है। तो आप देखिए वोल्टेज सेकेंडरी साइड का V2 है 250 वोल्ट। कोई बोल रहा है आपको इसमें करंट कितना जाएगा बताइए, तो I2 बराबर क्या होगा, तो पावर तो सेम होगा 10,000 डिवाइडेड बाय 250, एक जीरो कट गया, 25 चौक 100 और 40, कितना हो गया जी 40 एम्पियर। इसका मतलब है यहां पे जाने वाला करंट का मान जो होगा 40 एम्पियर। इसीलिए उल्टा होता है, जहां पे वोल्टेज ज्यादा है वहां करंट कम, और जहां करंट कम वहां वोल्टेज ज्यादा, जहां वोल्टेज कम, सॉरी समझिएगा, जहां वोल्टेज कम वहां करंट ज्यादा। क्लियर। तो इस तरीके से यहां इसका अरेंजमेंट होता है, इसीलिए ये रिलेशन उल्टा दिखता है आपको, ठीक है। और चूंकि पावर तो नियत रहता है, और भी मैथ से जानना है, कोई कहता है कि देखो पावर सेम ही रहना है, इसको क्या कर सकते हैं, कोई कहता है 20 गुना 5 कर दो, समझिएगा। कोई कह रहा है कि एक चीज को कांस्टेंट रखना, 100 रुपये आपके पास कांस्टेंट है तो उसको कैसे लिख सकते हो, तो कोई कहेगा कि 20 गुना 5 लिख सकता हूं। अगर मान लो कि ये आपका वोल्टेज है और ये करंट है, तो फिर भी सेकेंडरी साइड भी वही 100 रुपये अगर कोई मेंटेन करेगा, तो कोई दूसरा कहेगा वोल्टेज घटाना है जी, तो कोई कहेगा हाँ वोल्टेज घटाना है, तो कोई कहेगा 10 वोल्ट कर दिया, है ना। तो करंट बेचारा क्या होगा, इसी 100 को मेंटेन करने के लिए करंट को भी क्या हो जाना पड़ेगा, इसका डबल होना पड़ेगा, दोगुना हो जाना पड़ेगा। यानी ट्रांसफार्मर में जहां वोल्टेज कम होता है वहां करंट ज्यादा होता है, और जहां वोल्टेज जहां ज्यादा होता है करंट वहां पे कम होता है। ये ओवरऑल इसका कंक्लूजन होते हैं। इसीलिए ट्रांसफार्मर पावर हमेशा ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर। तो ये चीजें हैं, आपको ओवरऑल देखना कि कहां से किस तरीके से होते हैं, चीजों को हम अच्छे से कैसे कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर पावर कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रहे। कभी भी
अब जितना गुना कभी भी, एक तो जितना गुना यहाँ पे वोल्टेज घट रहा होगा उतना ही गुना करंट बढ़ रहा होगा, ये एकदम श्योर रखिएगा। तो क्वेश्चन कभी निकालना नहीं है, जितना गुना वोल्टेज घट रहा उतना गुना करंट बढ़ दिया, करंट 2 गुना बढ़ गया क्योंकि वोल्टेज आधा हो गया है ना। ऐसे ही टर्नों की संख्या जिस रेशियो से घटता है उसी रेशियो से आप उसका वैल्यू वोल्टेज का घटा सकते हैं। तो इस पे बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हम बहुत सारा करेंगे तो आप वहां पे करेंगे सॉल्व। तो अब हम ट्रांसफार्मर क्या देखेंगे, डिफरेंट लोड पे उसके पावर फैक्टर को बहुत अच्छे से देखेंगे। एक चीज मैं और बोलना चाह रहा हूं आप लोगों से, वहां पे आप जाइएगा बेशक और आपको हर चीज़ मिलेगा, ज़्यादा कुछ कहने की बात भी नहीं है, आप लोग खुद बहुत ज़्यादा समझदार हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें। आपको ऐप पे भी आगे की वीडियोस मिलेंगे और कुछ कुछ वीडियो कभी कभी मैं यूट्यूब पे इस पे डाल दिया करूँगा, लेकिन अब रेगुलर आपके ऐप पे हर वीडियो रेगुलर मिलेंगे विथ हायर क्वालिटी। मैं बोर्ड पे सिर्फ पढ़ाना मैं मेंटेन कभी नहीं किया कि पढ़ा दिया अपलोड कर दिया, चीज़ों को किस तरीके से मैं करता हूं आपको नहीं पता। इस बोर्ड के अलावा मैं बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करता हूं, तभी एक क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता है। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको कहीं नहीं रहा होगा, आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे और आपके आगे आने वाले जो क्लासेस होंगे मेजरमेंट का होगा, पावर सिस्टम के होंगे और अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, गुड लक, हैव अ नाइस डे।